Good morning, students. Welcome to my channel, The World of Economics, as well as in my classes. आज हम बात करेंगे 11th के इकोनॉमिक्स सेक्शंस की, जिस पिछले क्लास में मैंने आपसे सिलेबस डिस्कस किया था। अब उस सिलेबस से आगे बढ़ते हैं और हम अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। देखिए, आप लोग अभी बिल्कुल नए हैं, तो जब आप नए हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा लेकर चलना होगा। आप इसको मतलब बहुत ज्यादा बोझ की तरह ना लें। अब आप अचानक ये ना सोच ले कि नहीं ये बहुत डिफिकल्ट है, हमसे नहीं हो सकता है। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि उस तरीके से उसको समझाया जाए ताकि आपको आसानी से समझ में आए। आज हम बात करेंगे बेसिकली कि इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई कैसे, उसमें कौन सी एक्टिविटीज के बारे में स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। Here we will talk about the human activity. Human activity यानी कि हम जो कार्य करते हैं उन कार्यों को समझेंगे। जो ह्यूमन एक्टिविटी है विच इज फर्दर क्लासिफाइड एज द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी इज फर्दर क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच इज कंसर्न्ड विथ money, which is performed to earn money or which is directly associated with money. For example, consumption, production, etc. On the other hand, non-economic activity, those activities which are performed to maintain self-satisfaction, or which is not related with money, which is not performed to earn money. यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी उसे कहते हैं जो पैसे इनकम अर्न करने के लिए किया जाता है या जिसका सीधा संबंध पैसे से हो, और नॉन इकोनॉमिक जिसका सीधा संबंध ठीक है सेल्फ सेटिस्फैक्शन से हो, पैसे से ना हो। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कोई चैरिटेबल सर्विसेज करते हैं या फिर भगवान की पूजा करते हैं, दीजा। अब यहां समझने की जरूरत है, अगर आप भगवान की पूजा करते हो तो आपके लिए वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। बट अगर कोई पुजारी अगर पूजा करता है ठीक है या पूजा करवाता है किसी के लिए, तो वहां पर वो क्या है, इकोनॉमिक है। जरा ध्यान देंगे क्यों, क्योंकि उसका मकसद है पूजा कराकर पैसे कमाना। आपका मकसद है क्या करना, आपका मकसद है आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। तो यह ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्या कर सकते हैं, बांट सकते हो। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज फर्दर क्लासिफाइड एज 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। क्या क्या, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 तरह का, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। हम इस बिजनेस को समझते हैं। बिजनेस का मतलब है द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। आपको ये बीएसटी में भी पढ़ने को मिल जाएगा, द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। यानी कि जिसमें आप व्यस्तता की अवस्था, या ऐसे इसको कहते हैं द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज रिलेटेड विथ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। The economic activity which is related with production of goods and services as well as distribution of goods and services called business activity. To earn profit. Business क्यों किया जाता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, इसीलिए प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ बिजनेस। ठीक है, जो बिजनेसमैन रिस्क उठाता है उस रिस्क का जो रिवार्ड है वो क्या है, प्रॉफिट है। अब इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बीएसटी में आपको पढ़ने को मिलेंगे, उसमें हम बिजनेस फोकस न करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसे हम लोग प्रोफेशन कहते हैं। प्रोफेशन, पेशा। द प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन, इट इज एन ऑक्यूपेशन इन विच अ पर्सन प्रोवाइड्स स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ सर्विसेज। It is an occupation in which a person provides a specialized type of services, like medical सर्विसेज जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर्स हो गए,
लॉयर्स हो गए, ये सब क्या है, प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ये क्या करते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। टू प्रोवाइड स्पेशल काइंड ऑफ सर्विसेज इट रिक्वायर्स ए स्पेशल काइंड ऑफ नॉलेज, प्रॉपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन as well as training, experience and the institution representing such type of profession। जैसे उसके साथ आपको क्या करना होगा, एक मेंबरशिप लेनी होगी। जैसे अगर आप सीए बनना चाहते हैं तो आपको आईसीएआई के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, उसके वही उसका एक रिप्रेजेंटेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। उसी प्रकार से अगर आपको डॉक्टर बनना है तो फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ आपको जुड़ना होगा। अगर आप लॉयर बनते हैं, वकील, तो आपको बार काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, तब जाकर आप एक प्रोफेशनल बनते हैं। ठीक है, अब प्रोफेशनल जब आप बनते हैं या जो प्रोफेशन आप करते हैं उस प्रोफेशन से आपको क्या मिलता है, तो इनकम के रूप में आपको यहां पर फी मिलता है। आप फी चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट से। ठीक है, यहां पर जो रिलेशन होता है वो क्लाइंट का होता है। आप क्या करते हो, अपने क्लाइंट से आप अपने सर्विसेज के बिहाफ में क्या चार्ज करते हो, फी चार्ज करते हो। तो देखिए यहां भी अर्निंग है। थर्ड वन है जो है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट हिंदी में इसका कहते हैं रोजगार। अंडर द एम्प्लॉयमेंट अ पर्सन प्रोवाइड्स और रेंडर्स हिज सर्विसेज टू अदर्स। बात समझेंगे, अंडर द एम्प्लॉयमेंट अ पर्सन प्रोवाइड्स और रेंडर्स सर्विसेज टू अदर्स एंड गेट वेजेस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और टर्म एंड कंडीशंस। जिस तरह का एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज को डिलीवर करता है सर्टेन पीरियड के लिए, और उस पीरियड के लिए वह उसे डेली, वीकली, मंथली, जैसे मोड ऑफ कंडक्ट है या कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वह उसको क्या डिलीवर करता है, उसका रेन्यूमरेशन डिलीवर करता है, दैट इज कॉल्ड द बेसिस। तो इस तरीके से ये हमको तीन तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। रही बात नॉन इकोनॉमिक की एक्टिविटीज की, अब आपका सवाल ये होगा कि सर क्या जरूरत है इसकी इकोनॉमिक्स में डिस्कस करने की, तो इसेंशियल है। इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद इकोनॉमिक एक्टिविटी, ध्यान रखेंगे। इकोनॉमिक्स किससे जुड़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स से। नॉन इकोनॉमिक्स से इसका लेना देना कोई नहीं है। आप मंदिर में पूजा कैसे करते हो, माता पिता की सेवा कैसे करते हो, इसको इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखेंगे। चलिए, आई होप आपने इसे समझा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम जो बेसिक टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, या कह सकते हैं बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज या कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहां देखिए, यहां कुछ ऐसे मत है जो जिस पे ध्यान देंगे। जो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटीज कह सकते हैं, वो है तीन: प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिक कितने, तीन है: प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर आपका सर सवाल ये भी हो सकता है कि सर बेसिक तीन है तो इसके अलावे भी क्या कुछ होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं, लेकिन पहले हम इन बेसिक को कवर करेंगे, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। चलिए आगे सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन क्या होता है? सवाल यही पहला बनता है कि व्हाट इज प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स। It is the process of converting raw material into useful things. It is the process of value addition. It is the process of utility adding. आप कई तरीकों से ये प्रोडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब सर ये समझिए, यूटिलिटी एडिंग क्या है, वैल्यू एडिशन क्या है,
जैसे सपोज कीजिए किसान क्या करता है, प्रोड्यूसर है, वो खेती करता है, जमीन का इस्तेमाल करता है, अपने लेबर का इस्तेमाल करता है, सम इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, दीज आर, इनका इस्तेमाल करता है और वो क्या उपजाता है, गेहूं या चावल, जो पैडी है वो, या मेज, कोई भी ग्रेन या कोई भी कमोडिटी। तो क्या करता है, सपोज कीजिए जितना वो पैसा खेती में लगाया उससे ज्यादा आता है या उससे कम आता है, डेफिनेटली उससे ज्यादा आता है, यानी कि वैल्यू ऐड हो गई, जितनी वैल्यू थी उससे ज्यादा उसकी वैल्यू हो गई। यूटिलिटी एडिंग का मतलब यहां से समझिएगा क्या होता है कि जो यूटिलाइजेबल नहीं है, यानी कि जिसको आप कंज्यूम करके सेटिस्फैक्शन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, प्रोडक्शन के द्वारा उसमें यूटिलिटी ऐड की जाती है, उसमें वैल्यू एडिशन करके, ठीक है, उसकी यूटिलिटी इनहांस की जाती है। जैसे सपोज कीजिए चावल आपको कच्चा दे दिया जाए, ठीक है, या आपको सीधे कह दिया जाए कि लीजिए फर्टिलाइजर ये सब खा लीजिए, ठीक है, या फिर आपको चीनी दे दिया जाए अलग, दूध अलग दे दिया जाए, ठीक है, लो ये होगा मिठाई खा लो, तो नहीं बेटा, वो नहीं हो सकता है। वहां पर आपको मिठाई आपको ज्यादा यूटिलाइजेबल है, चीनी और सिर्फ दूध खाने से आपको मिठाई का स्वाद नहीं मिलेगा। तो हलवाई क्या करता है, चीनी, दूध और सारे आइटम्स का इस्तेमाल करके मिठाई बनाता है, तो मिठाई क्या हो गई, उसमें ज्यादा यूटिलिटी आ गई। अब मिठाई खाने के बाद आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा दूध और चीनी के मुकाबले क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन उसकी यूटिलिटी इनहांस हो गई। समझ में आया प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स, और प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन और द यूटिलिटी एडिंग प्रोसेस। अब आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टडी ऑफ पालमपुर, याद कीजिएगा। आपने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वहां पे पढ़ा था, याद कीजिए। क्या क्या? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, वहां पर इस तरीके से पढ़ाया गया था। एंड फिजिकल कैपिटल इज फर्दर क्लासिफाइड एज फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। हम उसी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यहां थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 है, सिमिलर। क्या क्या याद रखेंगे? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत सारी किताबों में आपको एंटरप्रेन्योरशिप के साथ ऑर्गेनाइजेशन भी दे देता है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन, बोथ आर, ठीक है, टेकन टुगेदर। तो कितने होंगे? 4 है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। जिसमें इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो पैसिव है, ठीक है, और बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? एक्टिव है। जैसे लेबर एक्टिव है, जैसे लैंड पैसिव है। तो यहां से आप इसको समझ सकते हैं। तो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन समझ में आ गया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझ में आ गया, तो हम बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर की। तो प्रोड्यूसर कौन है? तो प्रोड्यूसर इज एन इकोनॉमिक एजेंट। प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु परफॉर्म्स प्रोडक्शन एक्टिविटी और हु प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रोड्यूसर के बारे में भी हम जान चुके हैं। अब हम नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करेंगे, दैट इज द कंजप्शन। कंजप्शन is a process through which utility is taken from the goods and services for the satisfaction of wants. क्या है कंजप्शन? कंजप्शन के द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज में यूटिलिटी ऐड की गई थी, उस यूटिलिटी को यूज किया जाता है, उसे हम यूज करते हैं। क्यों करते हैं? तो अपनी सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे सपोज करो कि अभी हमने एक एग्जांपल दिया मिठाई का। अगर हमारी वांट्स है कि हम मिठाई खाएं, तो मिठाई में क्या है? वो आपकी वांट्स को पूरा करने की पावर है कि आप मिठाई खाओगे तो आपको आपकी मन की जो इच्छा है वो समाप्त हो जाएगी।
तो उस मिठाई में जो यूटिलिटी पावर है, आप जैसे ही मिठाई को कंज्यूम करोगे तो उस यूटिलिटी के द्वारा जो आपकी जो वांट्स है वह सेटिस्फाइड हो जाएगी, और दिस प्रोसेस इज नोन एज कंजप्शन। बहुत आसान है। और कंज्यूमर कौन है? तो ही इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट दैट्स बिकॉज ही परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है वो इकोनॉमिक एजेंट है। ठीक है, तो ही इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एजेंट who consumes goods and services for the satisfaction of their wants। ठीक है, तो यहां पर कंजप्शन भी कंप्लीट। अब हम थर्ड वन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटवारा, वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन हियर मीन्स हाउ द फैक्टर इनकम, हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन में आप वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो ऑनर ऑफ प्रोडक्शन है, जो फैक्टर्स है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप के मालिक, आप उनके बीच में कैसे क्या करोगे? बंटवारा करोगे। किसका? जो जनरेटेड इनकम है, जो अर्निंग हुई है, मनी आया है, दैट इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूशन। It is an economic activity in which the generated income is distributed among the various factors of production। जैसे जिसने लैंड प्रोवाइड किया तो लैंड वाले को क्या मिलेगा? उसको रेंटल दिया जाता है। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का हुआ? रेंट का। जिसने लेबर दिया उसे हम क्या दे रहे हैं? वेजेस दे रहे हैं, तो उसको ये रिवार्ड हो गया। अब जिसने कैपिटल दिया उसे क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। जैसे आप बैंक से पैसे लेते हो, कर्ज लोन लेते हैं, तो उस पर क्या देना पड़ता है आपको? प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ आपको विद इंटरेस्ट पे करना होता है, तो इंटरेस्ट उसका रिवार्ड हुआ। जो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, या जो एंटरप्राइजेस ओन कर रहा है, उसको क्या मिलेगा? तो उसको मिलेगी प्रॉफिट। तो ये जो रेंट है, वेजेस है सॉरी, रेंट है, वेजेस है, या फिर इंटरेस्ट है, या फिर प्रॉफिट है, ये चार, क्योंकि चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो चार इसका फैक्टर ऑफ पेमेंट। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? यही है डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, द जीडीपी, हाउ द जीडीपी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि जो जनरेटेड इनकम है वो जीडीपी के रूप में आता है, अब इसको जीडीपी में समझते हैं, तो इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से। अब इसके अलावे भी दो कंपोनेंट्स है इकोनॉमिक एक्टिविटी के। एक तो एक्सचेंज, दूसरा इन्वेस्टमेंट। हियर मींस एक्सचेंज मींस हाउ द, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज विल बी एक्सचेंज्ड। क्योंकि ऑनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कोई और है और प्रोडक्शन किसी और को करना है, तो कैसे एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेगा? ठीक है, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है और उसको कंज्यूम कौन करेगा? कंज्यूमर करेगा, तो कैसे वो एक्सचेंज होगा? तो पुराने जमाने में डायरेक्ट एक्सचेंज होता था, जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम कहते थे, बट नाउअडेज मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम, यानी कि एवरीथिंग एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अब मनी के रूप में जब एक्सचेंज होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या जरूरत पड़ेगी कि आपको यह जानना होगा कि व्हाट मनी रिक्वायर्ड टू बाय सम सर्विसेज और गुड्स। तो यहां पर आपको उसकी प्राइस डिटरमाइन करनी पड़ेगी। तो यहां पर एक्सचेंज में अभी कर सकते हैं, यहां पर हम प्राइस डिटरमिनेशन करते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट प्राइस हो चाहे वो फैक्टर प्राइस हो। प्रोडक्ट प्राइस का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जो आप यूज करेंगे, और फैक्टर प्राइस का मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका प्राइस, यानी कि वेजेस कितना होगा, रेंट कितना होगा, इंटरेस्ट कितना होगा, दीजा। तो यहां पर एक्सचेंज को हम यहां एक्सचेंज टर्म्स में क्या पढ़ते हैं? प्राइस डिटरमिनेशन पढ़ते हैं। अब जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब कि जो आप फिक्स्ड एसेट्स को परचेस करने के लिए खर्च करते हैं, इट इज द एक्सपेंडिचर मेड बाय द प्रोड्यूसर on purchase of fixed assets called क्या? इन्वेस्टमेंट।
और इसको हम यह भी कहते हैं कि जब आप अपनी कैपिटल को बढ़ाते हैं, जो कैपिटल है आपका उसमें सम एडिशन मेड करते हैं, तो इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन इनटू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। कैपिटल हियर मींस द स्टॉक ऑफ वेल्थ, ठीक है, जो पूंजी आपके पास अवेलेबल है। सपोज कीजिए आपने बिजनेस की शुरुआत की 5 लाख इनिशियल पूंजी के साथ, जो इनिशियल कैपिटल है आपका, और ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम आप 1 साल के भीतर में उसने आपने, ठीक है, आपका जो नेक्स्ट ईयर का जो आपका जो कैपिटल हुआ वो सपोज कीजिए 7 लाख हो गया। तो इन दैट पीरियड ऑफ टाइम यानी कि ड्यूरिंग दैट ईयर आपने कितने का एडिशन कर लिया, 2 लाख का। तो ये जो 2 लाख होगा वो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो यहां पर हमने बेसिकली 3 जो मेन कंपोनेंट्स हैं और 2 और कंपोनेंट्स एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट पढ़ा। प्रोडक्शन को समझा, कंजप्शन को समझा, डिस्ट्रीब्यूशन को समझा, इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज को समझा। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं। अब आप क्या करेंगे, आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। हो सकता है कि एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट को आपका बहुत सारी किताबों में ना मिले, लेकिन आप घबराए नहीं, आप मैंने जो बोला आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। और बाकी सारी चीजें जो मैंने आज पढ़ाई है उसको आप प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे। मैं आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दूंगा और उसके द्वारा आप पढ़ोगे, ठीक है। गौर से, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक छोड़ना नहीं है। कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, उस मंजिल तक पहुंचनी है और आपको मेहनत करना है, ठीक है। आप इसको बार बार देखें, समझें, और कोई भी डाउट हो आप मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी आशा के साथ मैं आज इतना ही रहने देता हूं। फिर कल मिलते हैं अगली वीडियोस में, अगली क्लासेस में, अगले कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। टेक केयर एंड बाय।